हमने पहले एपिसोड में तो बहुत ही सारी बातचीत करी, लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो तबाही की तस्वीरें देखी, हमने ये देखा कि ईरान से आपके जाने से पहले तक बहुत सारी तस्वीरें ईरान से नहीं आ रही थी। तो वो जो तबाही के क्या निशान ईरान में देखे आपने? हम वो जो बंजर पड़ी हुई इमारतें हैं, विध्वंस के निशान हैं, क्या है, क्या देखा आपने? आशीष, जितना हमला किया गया, जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हमने जाने से पहले भी देखे थे, पहले 92 आवर्स में 5000 म्यूनिशंस दागे गए थे ईरान पर। उसके बाद 1000 टॉमाहॉक मिसाइल्स, न जाने कितने ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए हैं। तो इतना हमला किया गया है ईरान पर। उस तरह का डिस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखाई देता है। उस तरह अगर आप सोचें किसी शहर से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई डिस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखाई देगी या डिस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो फिर ये कि ये जो मिसाइलें गिरी, ये कहाँ गिरी? तो जो एक तो देखिए, जोग्राफिकली एक बड़ा मुल्क है ईरान, और जो टारगेट्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपने कुछ हिट किया है, वहाँ हिट किया है, मिसाइल जो लॉन्चर्स थे उनको हिट किया गया था। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि शहर में या जो आम हाईवेज हैं या सड़क पर आपको वो उतना डिस्ट्रक्शन दिखाई देगा, तो उतना डिस्ट्रक्शन नहीं है। तेहरान में ऐसा है कि कुछ जगहें हैं जिनको बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया। जैसे जब हम गए तो वो हमने देखा 2 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया था। इल्म सनद एक यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, एक और है शरीफ यूनिवर्सिटी, शरीफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो जब आप मेन गेट से एंटर होंगे तो आपको नहीं ऐसा लगेगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर या इस पूरे बड़े कैंपस के अंदर कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। लेकिन जब आप जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैंपसेस हैं, तो एक बिल्डिंग डिस्ट्रक्टेड है, यानी इतना स्पेसिफिक एक बिल्डिंग को टारगेट किया, मतलब आउट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स, इतना बड़ा कैंपस, उसमें से एक इमारत को आके टारगेट किया इल्म सनद यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही हम गए शरीफ यूनिवर्सिटी, तो शरीफ यूनिवर्सिटी इतनी बड़े कैंपस है, उस बड़े कैंपस में से एक इमारत को टारगेट किया गया। उसके बराबर में ही मस्जिद है, उसके सामने हॉस्टल है, तो उन सबको कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास जाहिर सी बात है जो इमारतें हैं उनको नुकसान हुआ है। तो एक तो बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स थे, मतलब अमेरिका ने, इजराइल ने जो हमले किए, इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास बहुत स्पेसिफिक था इसका मतलब, और बहुत टारगेटेड अटैक्स थे। तो वो आपको स्प्रेड आउट डिस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देता है कि रैंडमली हर जगह डिस्ट्रक्शन है, वो नहीं दिखता है। एक बात तो ये है। इस वजह से जो इल्म सनद में जो डिस्ट्रक्शन था, वो जो इमारत है वो बताया गया हमें कि सैटेलाइट रिसर्च सेंटर है। वहाँ पर वो सैटेलाइट्स को लेके काम कर रहे हैं लगातार, और वो ईरान की क्योंकि टेक्नोलॉजिकल तौर पर वो मदद करेगा, तो इस वजह से वो एक अहम टारगेट था। जब हम शरीफ यूनिवर्सिटी गए तो पता लगा वो AI डेटा सेंटर था। तो AI पर रिसर्च भी वहाँ हो रही थी, और वहाँ सर्वर्स थे, AI डेटा सेंटर था। तो जाहिर सी बात है वो ईरान की सेना को भी मदद करता होगा, या वहाँ पर ऐसा इनपुट होगा अमेरिका के पास कि वो ज़रूरी है उसको डिस्ट्रैक्ट करना, तो उसको उन्होंने टारगेट किया। तो इस तरह की जो जगहें हैं उनको टारगेट किया गया है। लेकिन इसके अलावा एक और जो अहम बात मुझे दिखाई दी, वो ये कि आपको हर वक्त हर जगह डिस्ट्रक्शन तो नहीं दिखता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हुआ है डिस्ट्रक्शन। ये आप सिर्फ तेहरान की बात बता रही हैं या तेहरान के आसपास के बाकी शहरों में भी ये तो 2 जगह हम खुद गए, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन ईरान ने एक बहुत लंबी लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट जारी की थी। बताया था कि ये सब टारगेट किया है। जहाँ हमने वो तस्वीरें देखी बच्चियों की, जहाँ वो तो अलग था कि वो एक स्कूल था जिसको मीनाब में जो जहाँ पर 168 बच्चे मारे गए थे, वो तो ईरान ने एक बड़ा, जाहिर सी बात है, इशू भी बनाया, और वो है भी, वो वर्ल्ड वाइड उसकी बड़ी आलोचना हुई। वो दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है भी। वो अमेरिका के लिए मुश्किल भी है उसका जवाब देना, और इस वजह से उसे हमेशा ब्रश असाइड कर देते हैं, ट्रंप उस पर जवाब नहीं देते। तो वो एक बड़ा इशू है ही, और उसको एक बड़ा इशू ईरान ने बनाया भी है, और जायज़ भी है, बनाना जायज़ भी है जिस तरह का हमला हुआ था। लेकिन ईरान ने उसके अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट दी थी, जिसमें बताया था कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया है और उन पर टारगेट किया गया है। लेकिन जब हमने देखा है, जो 2 जगह हम गए, तो उससे ये समझ आया कि ये जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें दोनों जगह पर जब हमला हुआ है तो बहुत स्पेसिफिक हमला है, और एक अहम एसेट को टेक आउट किया है। मतलब अमेरिका ने एक अहम एसेट को, उनको पता था वो क्या करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने वहाँ पर हमला किया, उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो हमने देखा।
इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि जब हम वहाँ थे तो तेहरान में और उसके आसपास के भी शहर में हमने जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं हमें वो भी दिखाई गई कि भाई देखिए सिविलियन इमारतों पर भी हमला हुआ है। तो कुछ सिविलियन जो बिल्डिंग्स हैं वो हमने देखी भी, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी या सिविलियन बिल्डिंग्स थी जिन पर हमला हुआ था। तो ईरान में ने लेकिन क्या किया है कि वो तमाम लोग जो इन घरों में रहते थे उन सबको होटल में अच्छा, मतलब जो लोग अपार्टमेंट्स में थे और वहाँ खतरा है उनको होटल्स में शिफ्ट किया गया। जो जिनका घर तबाह हो गया है जी, उन्हें कहा गया कि आप होटल में रहिए या अपार्टमेंट्स में रहिए। उन्हें अलॉट किए गए हैं होटल और अपार्टमेंट्स। और एक होटल है लाले होटल, हम वहाँ गए भी थे। 600 फैमिली हैं जो वहाँ उस होटल में रह रही हैं। तो इस तरह की और तमाम जगहें हैं जहाँ पर जो आम लोग हैं जिन्होंने अपना घर खोया है वो वहाँ रह रहे हैं, और अब उनका घर और उनकी जो बिल्डिंग है वो सरकार बना के देगी। तो वो तमाम लोग कोई भी सिविलियन जिसने अपना घर खोया है उसको उन्होंने होटल या अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है और ये वादा किया है कि हम इसको बनाएंगे और हम आपको बनाकर देंगे, और वो काम शुरू हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि देखिए सरकार मकान बना करके दे सकती है, घर तो खो ही गया। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ और ये समझना चाह रहा हूँ, पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ईरान के जिस शहर में हुआ है वो शहर कौन सा है? नहीं देखिए, हमले तो बहुत सारी जगहों पर किए गए। नतांज में हमले किए गए जो जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में चर्चा है, वहाँ इस्फहान में बहुत हमले किए गए हैं। तो हमले तो बहुत से शहरों में, करज में बहुत हमले किए गए हैं। हाँ, करज पे हम आएंगे अलग से बातचीत। तो वहाँ बहुत हमले किए गए हैं, तेहरान में भी हमले हुए हैं। तो हमले तो वाइड स्प्रेड हैं। जहाँ जहाँ भी अमेरिका और इजराइल को लगा कि अहम एसेट्स हैं, हम इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं जो कि ईरान को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाएगा और उनकी जो सरकार है उसको नुकसान पहुँचाएगा, उसको उन्होंने टारगेट किया। और वो तमाम ऐसे शहर हैं, इस्फहान में बहुत टारगेट है, जैसे मैंने बताया करज में है, नतांज में है, तेहरान में है, और भी तमाम और शहर हैं जिनको कि बहुत बुरी तरह उन पर ये पाउंडिंग हुई है। क्योंकि इतना तो देखिए आंकड़े हैं सामने कि कितना ज़्यादा अमेरिका ने और इजराइल ने मिसाइल दागे हैं। नहीं तो ये एक तो ये दर्शकों को ये पहले तो ये समझाइए कि ये करज ब्रिज पर जो हमला हुआ जिसकी सबसे बड़ी न्यूज़ हमने बनते हुए देखी, पहले तो वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या देखा? आप तो करज ब्रिज हो करके आई हैं, वहाँ आपने क्या देखा, क्या समझा और अब उसका क्या हो रहा है? करज ब्रिज तो देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजिकली उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है ईरान के लिए। ये हाईएस्ट ब्रिज है इस पूरे इलाके में, गल्फ के इलाके में जो ब्रिज बनाया जा रहा है करज में। तो वो हाईएस्ट ब्रिज है जिसे वो बना रहे थे, जिसको कि नुकसान हुआ। उस वक्त तक ब्रिज बन गया था और उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया था, आना जाना, ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। उसके नीचे करज नहर बहती है और उसके ऊपर ये ब्रिज बना है, हाईएस्ट इन द गल्फ। और ईरान के बारे में अगर एक फैक्ट आप जानें तो वो ये कि जब हम वहाँ गए, हम बात कर रहे थे, तो मुझे उसके बारे में भी जानकारी हासिल हुई कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स अगर कहीं पर बनते हैं और पढ़ते हैं तो वो ईरान में हैं। तो और खैर आर्किटेक्चर में तो उनका हमेशा से बोलबाला रहा। इस पर मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगी, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें, मैं याद रखूंगा उसको, लेकिन पहले आप ये बात करते हैं। तो करज में क्या है कि ये एक अहम उपलब्धि है ईरान के लिए। ईरान में क्या है कि पहले से भी एक हाईवे मौजूद है, मतलब तेहरान से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे, कैस्पियन सी की तरफ, तो ये रास्ता करज की तरफ जाता है। करज एक सैटेलाइट सिटी है, जैसे हम समझते हैं गुड़गांव या नोएडा दिल्ली के लिए। और वहाँ पे बड़ी कंपनीज़ हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं बहुत, तो वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ लोग भी बहुत तादाद में रहते हैं, या आना जाना बहुत होता है, तेहरान से लोग आते जाते हैं बहुत है। अच्छा, अगर तेहरान से लोगों को बाहर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, कैस्पियन की तरफ जाना है, तो फिर वो उस हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, चोक हो जाता है। इस वजह से ज़रूरत महसूस की गई कि एक और रास्ता बनाया जाए। तो ये रास्ता बन रहा था जो कि करज ब्रिज से होके जा रहा था, और ये एक शॉर्टकट और एक और रास्ता टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ जाने के लिए। जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो एक और इंटरेस्टिंग जानकारी पता लगी कि ईरान में बहुत कल्चर है कि वीकेंड पे बाहर चले जाते हैं ना, कि आप, और उनका वीकेंड पहले दर्शकों को बता दीजिए कि उनका वीकेंड सैटरडे संडे नहीं होता, थर्सडे फ्राइडे।
तो वेडनेसडे शाम में निकल जाते हैं। वो नॉर्थ का मतलब कैस्पियन है, वहाँ पे विलाज हैं, होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, इस तरह की जगह हैं। तो आप फैमिलीज़ के साथ निकल जाते हैं लोग ना। तो वेडनेसडे शाम में जाते हैं और थर्सडे फ्राइडे इवनिंग में या तो वापस आते हैं या सैटरडे मॉर्निंग में वापस आते हैं। तो क्योंकि बड़ी तादाद में लोग निकल रहे होते हैं वेडनेसडे को और फ्राइडे को वापस आ रहे होते हैं इवनिंग में या सैटरडे मॉर्निंग, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये एक और रूट था जो कि उसको ईज ऑफ करने के लिए था। उस वक्त भी जब हमला किया गया उस पर गाड़ियाँ थी, नीचे करज ब्रिज के नीचे भी लोग थे क्योंकि वहाँ कोई फेस्टिवल था उस वक्त और वो लोग वहाँ पे आए हुए थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो लोग भी मारे गए, वो मलबा गिरा भी। हमने पूरा ब्रिज देखा किस तरह का नुकसान हुआ है। क्या देखा आपने जब आप, क्या है अब उसकी निशानियां क्या बची हैं, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे, क्या आपने देखा वहाँ पे? टूटा हुआ जो हिस्सा है ऊपर ब्रिज का वो दिखाई देता है, जहाँ से वो नीचे पूरा जो नीचे गिरा आकर मलबा और पूरा जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वो साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन अब उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है, मतलब काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम जो चीफ इंजीनियर वहाँ पे थे, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कितना वक्त लगेगा आपको इसको वापस बनाने के लिए और आपको क्या इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत भी होगी, आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प भी चाहिए होगी। और जो इसकी जो आप वो कहते हैं इंटेग्रिटी बनी हुई है कि नहीं, मतलब आपको पूरी इमारत पूरा ब्रिज तो नहीं तोड़ना पड़ेगा, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो है या नहीं है। तो जो हमें जानकारी दी उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है, क्योंकि वो आजकल जिस तरह से ब्रिजेस बनाए जाते हैं ना कि आप स्लैब्स जोड़ते हैं, तो वो नुकसान हुआ है लेकिन ब्लॉक्स में बनता है, तो वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बनी हुई है, तो इसलिए वो ज़्यादा नुकसान उस तरह का उनको नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हम तेज़ी से बना रहे हैं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम कितने वक्त में से बना लेंगे। और जब हम वहाँ गए तो हमें इस बात का भी एहसास हुआ कि वो एक प्रोटेक्टेड जगह है, मतलब वहाँ पर मौजूदगी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कि अब इस ब्रिज पे दोबारा हमला ना हो इसके लिए वहाँ पर उसका इंतज़ाम भी उन्होंने किया हुआ है।